Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years, and today we will give a summary of the text The Enemy from the book Vistar. If you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the chapter The Enemy. तो ये कहानी है डॉक्टर सदाओ की। डॉक्टर सदाओ हॉकी जो है बहुत ही बेहतरीन सर्जन है, डॉक्टर है और एक साइंटिस्ट भी है, और वो एक रिसर्च भी कर रहे हैं कि घाव जो गहरे वाले होते हैं उन गहरे घावों के निशान सदा सदा के लिए कैसे मिटाए जा सकें। तो डॉक्टर होने के साथ वो एक साइंटिस्ट भी है और बहुत अच्छे इंसान भी है। उनके पिताजी ने बड़े कष्ट पा करके जो है उनको यूएसए के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई करने भेजा, सर्जरी और मेडिसिन की, और जब वो वहां से लौटे तो वो बहुत ही काबिल और बहुत ही आला दर्जे की शख्सियत बनकर के वहां से लौटे। और तो यूएसए में ही उनको प्यार हो गया था हैना से। बाद में हैना के साथ उन्होंने शादी करी, अब उनके 2 बच्चे हैं और बहुत ही हंसी खुशी वाला जीवन जी रहे हैं। तो एक शाम को जब वो अपने घर की बालकनी में खड़े होकर के निहार रहे होते समंदर की तरफ, तो समंदर का जो एरिया था फॉग में धीरे धीरे लिपट रहा था। तभी उन्हें जो है फॉग के अंदर दिखाई देता है एक ह्यूमनली फिगर। पहले तो वो दोनों के दोनों पति पत्नी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सच में उन्होंने किसी ह्यूमन को ही देखा। लेकिन वही ह्यूमन फिगर जब दोबारा दिखाई देता है तो उन्हें पूरा अश्योरिटी हो गया कि 100% ये कोई इंसान ही है। और वो ह्यूमन फिगर जो है उस कोहरे में लड़खड़ा करके नीचे गिर गया था। तो हैना और सदाओ दोनों दौड़ करके गए तो पाया कि वो आदमी जो है रेत में औंधे मुंह पड़े हुए था। तो जब उन्होंने उसको पलटा, उसका चेहरा देखा तो पाया तो ये तो एक अंग्रेज था। तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी टोपी पर कटी फटी भाषा में लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो डेफिनेटली ये यूएस नेवी का सोल्जर था। ये कहानी घूमती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास में, और जापानीज और अमेरिकन दोनों के बीच में जो है बड़ी गहरी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और एक अमेरिकन जो है एक जापानीज डॉक्टर के घर के बाहर ही बेहोश पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर थोड़ा सा जो है असमंजस में पड़ गया कि इसको मैं अथॉरिटीज के हवाले करूँ या उसकी जान बचाऊं। तो एज ए डॉक्टर वो डिसाइड करता है सारे ऑर्ड्स के अगेंस्ट में कि मैं डॉक्टर हूं और मेरा पहला फर्ज है जान बचाना, भले ही मेरा दुश्मन है या कोई और। हालांकि हैना उसका साथ तो देती है, लेकिन वो उसे वॉर्न भी करती है कि शायद ये जो डीड हम कर रहे हैं, ये नोबल डीड हम कर रहे हैं, शायद ये उनके लिए किसी भी तरह से फेवरेबल ना हो, क्योंकि जापान अलाई था जर्मनी का, और जर्मनी की नज़र में ट्रेटर की एक ही सजा थी, सजाए मौत। तो सब कुछ जानते बूझते हुए भी जो सदाओ है वो जो है रिस्क लेता है, और अपनी पत्नी हैना के विश्वास और उसकी सहमति से वो डिसाइड करता है कि वो इसको अपने घर पे ले जाएगा और उसको ऑपरेट करके उसकी जान बचाएगा। तो डॉक्टर सदाओ उसको ऑपरेट करता है, ऑपरेट करके उसकी जान बचा भी लेता है। लेकिन नौकर चाकर जो है इस चीज को कतई एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको मालिक जो जनरल तकीमा का सबसे खासम खास है और जिसके पिता की बहुत ज्यादा इज्जत है जापान के अंदर, और खुद डॉक्टर सदाओ की भी काफी इज्जत है जापान के अंदर, तो डॉक्टर सदाओ आखिर क्यों सब कुछ ताक पर रख करके भला इस अमेरिकन की मदद कर रहे हैं? क्या अमेरिका में रह करके ये अपने जापानीज कल्चर को भूल गए हैं, या अपने आप को बहुत बड़ा खुदा या तोप समझने लगे हैं कि किसी की भी जान बचा सकते हैं? दुश्मन की जान बचाने का तो लॉजिक ही क्या था? तो जितने भी घर के नौकर चाकर थे वो सारे के साथ चिड़े हुए थे, चाहे वो गार्डनर हो चाहे कुक हो। यूमी तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी इस एक्ट को लेकर के। तो इस डर के साए में जी रहे थे सारे के सारे परिवार के लोग कि अगर कहीं बाहर पता चल गया तो क्या होगा, और इसी डर के साए में जी रहे थे घर के सारे नौकर चाकर कि अगर गलती से भी किसी को पता चल जाता है कि घर के अंदर एक अमेरिकन है और यूएस नेवी का सोल्जर है और डॉक्टर सदाओ ने उसकी जान बचाई है, तो परिवार को तो एग्जीक्यूट किया जाएगा ही, नौकर चाकर भी जो है सस्ते में निपट जाएंगे। तो नौकर चाकरों को इस बात का डर था। तो एक दिन सारे नौकर चाकर इसी डर के मारे जो है काम छोड़ के चले गए। अब हैना बड़े समय से समझा रही थी सदाओ को कि सदाओ उसकी जान बचाना चाहते थे। वो जान तो उसने बचा ली,
लेकिन अब उसको हैंड ओवर कर दे अथॉरिटीज को, पुलिस को। तो सदाओ ये बात कह करके हमेशा इस बात को टालता रहा कि हाँ मैं एक दो दिन में इसका कुछ करूंगा कुछ करूंगा कुछ करूंगा, लेकिन कुछ श्योर शॉट वो कर नहीं रहा था। तो हैना इस चीज से थोड़ी सी जो है गुस्से में थी, थोड़ी सी हर्ट थी कि आखिर सदाओ अब वो सुन क्यों नहीं रहा, जो करना चाहता था वो तो कर ही दिया है। तो नौकर चाकर सारे काम छोड़ करके चले गए। तो नौकर चाकरों के जाने के बाद में जो है घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी हैना के ऊपर आ जाती है। और हैना कामकाज से उतनी परेशान नहीं थी जितना उसे डर से कि नौकर चाकरों ने बाहर जाकर के अगर किसी को कुछ भी उगल दिया तो क्या परिणाम हो सकता है। तो एक दिन दोपहर के समय जब वो खाना बना रही थी, हाउस होल्ड वर्क कर रही थी, तो उसे अपने घर के बाहर एक सरकारी वर्दी में एक मैसेंजर दिखाई दिया। उसको देखते ही हैना के हाथ पैर फूल गए। वो समझ गई कि शायद किसी न किसी नौकर ने बाहर जाकर के लगाई बुझाई करी है और जो उसका सबसे बड़ा डर था वो शायद आज सच होने वाला है। तो भाग करके सदाओ के पास में जाती है बताने के लिए कि बाहर कोई मैसेंजर आया है सरकारी यूनिफॉर्म में और आपको पूछ रहा है। तो जो मैसेंजर था सीधा आता है सदाओ के पास में और सीधा उसको मैसेज देता है जनरल तकीमा का। अब जनरल तकीमा का जो है गॉल ब्लैडर की शिकायत थी और जिसकी वजह से यदा कदा उनको पेन होता ही रहता था। तो मैसेंजर सीधा बोलता है कि जनरल साहब के फिर दर्द उठा है और आपको इसी समय उन्होंने याद किया है। अब जब सदाओ उसके साथ में जाता है तो हैना का थोड़ा सा दिल बैठ जाता है, क्या सच में यही बात है। हालांकि मैसेंजर ने कहा तो था कि जनरल के जो है दर्द उठा है और अशोर भी किया था खाली दर्द ही उठा है, लेकिन डर तो डर था भाई साहब हैना के मन में। तो सदाओ जब चला गया जनरल के यहाँ पर उसको जो है हील कर रहा था तो इशारों इशारों में जनरल तकीमा ने पूछा कि आजकल ये जो तुम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, तुमको क्या लगता है हमें पता नहीं है। तो जनरल ने इशारे में जब इतनी सी बात कही तो सदाओ ने साफ साफ कह दिया कि सर मुझे वो इंसान समंदर के किनारे बेहोश हालत में मिला था और मैंने उसको बचाया सिर्फ इसीलिए है ताकि मैं उसे ठीक करके पुलिस को हैंड ओवर कर सकूं और उसके बाद में जो है पुलिस वाले अथॉरिटी वाले जो भी कोई है उससे इंटरोगेशन करके जो भी जानकारी उसके पास में है वो ले ले ताकि हमें वॉर में किसी न किसी वे में हेल्प हो। तो इतना सुनकर के जनरल बोलता है कि मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा हमेशा देश के भले के लिए ही होगा, तुम्हारी देशभक्ति पर मुझे किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज तो मैं जानता हूं मेरे से ऊपर जो अथॉरिटीज हैं जो हायर लेवल के हैं या जो जर्मन आर्मी हमारी अलाई है, अगर उनको गलती से पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो याद रखना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इतना सुनते ही सदाओ थोड़ा डर गया। तो जनरल सजेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरे अमेरिकन को जो है ठिकाने लगवा देता हूं अपने असेसिन से। तो उसने कॉन्फिडेंस पे लिया सदाओ को कि आज रात को जो है रूम का दरवाजा खुला रखना, मेरे असेसिन आकर के उसका काम तमाम कर देंगे, लाश भी ठिकाने लगा देंगे। तो उस रात को जो है सदाओ वेट करता है कि असेसिन्स आएंगे। हालांकि उस रात को विशेष कुछ हुआ नहीं, लेकिन सुबह भाग करके जब उसने रूम में देखा तो पाया कि टॉम तो सेफ एंड साउंड कमरे में ही है। तो उसको लगा सेकंड नाइट को होगा, सेकंड नाइट को भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसको लगा थर्ड नाइट को होगा, थर्ड नाइट को घर में काफी क्रैशिंग की आवाज है, धूम धड़ाका हुआ, इतना तेज आवाज हुआ कि हैना नींद से जग गई, बच्चे रोने लगे। लेकिन सुबह जब उसने वापस जब टॉम के रूम में जाकर के देखा तो पाया कि टॉम तो अभी भी सेफ एंड साउंड है। तो ये 3 दिनों से ये जो पेन जो टेंशन वो झेल रहा था, इसको झेलने के मूड में वो कतई नहीं था। वो भगवान का इशारा समझ गया था कि भगवान चाहता है कि इसकी जान बचाई जाए। तो उसने क्या किया, उस दिन टॉम के पास में सीधा जाता है और उसको बोलता है कि मैंने शोर समंदर के किनारे एक नाव बांध दी है, आज जो है पिच ब्लैक नाइट है, खूब अंधेरा है, अमावस की रात है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैंने नाव के अंदर जो है कुछ गर्म कपड़े, कुछ पहनने के कपड़े, कुछ बिस्तर और खाने पीने का सामान रख दिया है। इस नाव को लेकर के आप सीधा जो है सामने वाले आइलैंड पर चले जाओ और वहां पर जाकर के वेट करो किसी कोरियन फिशिंग जहाज के आने का। और जैसे ही आपको कोई कोरियन फिशिंग जहाज दिखाई दे उस पे आप चढ़ जाना और अपनी जान बचा लेना। लेकिन सावधान, कोरियन फिशिंग जहाज के अलावा किसी और जहाज में मत चढ़ना। अच्छा, इस बीच अगर कोई कोरियन फिशिंग जहाज नहीं आता तो तुम जो है
खाना खत्म अगर हो जाए राशन, तो तुम मुझे ट्वाइलाइट के समय, शाम के समय टॉर्च से जो है सिग्नल देना। 2 बार लाइट को फ्लैश करना। मैं डेली अपनी बालकनी में वेट करूंगा तुम्हारे सिग्नल का। अगर राशन खत्म हो जाए तो 2 बार फ्लैश करना, और डेली शाम के समय तुम्हें 1 बार फ्लैश करना है कि तुम सेफ और साउंड हो या नहीं। अच्छा, मैं अगर किसी वजह से राशन लेकर के ना पहुंच पाऊं, तो तुम जो है इस आइलैंड के आसपास पानी की गहराई मात्र 6 फीट है, तो यहां से मछली पकड़ लेना और उस मछली को कच्चा ही खाना, क्योंकि अगर तुमने आग जलाई तो पता चल जाएगा आइलैंड पर कोई है। तो सारी इंस्ट्रक्शन के साथ में उसने टॉम को रवाना कर दिया। टॉम जाते जाते बड़ी हैरानी से देखता है और बोलता है, डॉक्टर साहब आप दूसरी बार मेरी जान बचा रहे हो, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रहे हो? तो सदाओ इसका जवाब नहीं देता और टॉम वहां से चला जाता है। अब इसके जस्ट बाद में ही विदिन अ वीक जो है मैसेज आता है कि जनरल साहब को जो गॉल ब्लैडर उसका थोड़ा सा अटैक हुआ है और वो ज़्यादा ही सीरियस हालत में है। तो सदाओ ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के बाद उसको लगता है कि शायद जनरल बचेगा नहीं अब की बार। लेकिन 12 घंटे के बाद जनरल को थोड़ा होश आता है, तो वो उसको सिर्फ इतना सा बताता है कि अमेरिकन भाग गया। हालांकि उसकी हिम्मत हुई नहीं उन असेसिन्स के बारे में पूछने की जनरल से, जो उसने भेजने का वायदा किया था। जब थोड़ी हालत में सुधार आता है तकीमा की, जनरल तकीमा की, तो वो डिसाइड करता है कि जनरल को पूरी बात तफसील से बताएगा। तो जनरल को बताता है कि जिस टॉम को उसने घर में शेल्टर दी थी और जिसकी उसने जान बचाई थी, वो जो है भाग गया है एस्केप करके उसके घर से। इतना सुनते ही जनरल चौंक गया और खुद को ही जो है दोष देने लगा, यार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सदाओ, मेरी ही गलती है। मैंने तुमसे वादा किया था कि उस अमेरिकन को ठिकाने में लगाऊंगा। मैंने वादा किया था असेसिन्स को भेजने का, उसके पास असेसिन्स को भेजने का उसको मारने के लिए, लेकिन मैं अपने पर्सनल अफेयर्स में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मेरे तो ध्यान से ही उतर गया। तो अभी तक ये मैटर जो है मेरे ही हाथों में है, लेकिन अगर मैटर मेरे हाथ से बाहर जाता है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेरे अलावा अभी तक किसी और को पता नहीं है कि तुमने किया क्या है। मैं जानता हूं तुम सच्चे देशभक्त हो, तुम्हारी देशभक्ति पर मुझे रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर मैटर मेरे हाथों से बाहर जाता है तो तुम उसे संभाल लेना। तो इतना सुन करके जो सदाओ है वो समझ जाता है कि अगर मैटर जनरल के हाथों में है तो इसके हाथों से बाहर जाने से भी रहा, और जनरल ने इतनी बड़ी बात कही थी तो जनरल तो वैसे उसकी मुट्ठी में, तो वो भी उसको एश्योर करता है कि वो टेंशन ना ले, बात किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं देगा। तो सदाओ की एक आदत हमेशा से थी टॉम के वहां से जाने के बाद में, कि डेली शाम को बालकनी में खड़ा होकर के वो वेट करता था टॉम के सिग्नल का। 1 फ्लैश लाइट वो ठीक है, 2 फ्लैश लाइट, खाना खत्म हो गया है। लेकिन कमाल की बात ये रही कि ना तो 1 फ्लैश लाइट का ना ही 2 फ्लैश लाइट का सिग्नल ही कभी आइलैंड से आया। तो वो जो है सेटिस्फाई था इस चीज से कि शायद पहले ही बार में या बिल्कुल सही समय पर जो है वो आइलैंड पर गया था, और शायद अगले ही दिन कोई कोरियन फिशिंग जहाज वहां से गुजरा होगा, जिस पर चढ़ करके जो है टॉम वहां से सेफ एंड साउंड निकल गया। तो वो मन में सोचता है, एक जापानीज होने के बावजूद, अमेरिकन से दुश्मनी होने के बावजूद, आखिर उसने उसकी जान बचाई तो बचाई क्यों? तो इस चीज को सोचते हुए फ्लैशबैक में जाता है। तो सीन ये है कि जिस समय वो यूएसए के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो है हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे जापानीज के लिए यूएसए के अंदर। तो यूएसए के अंदर जो लोग रह रहे थे नेटिव पीपल, उनके मन में जापानीज लोगों के लिए बड़ी कड़वाहट थी, बड़ा जहर था, बड़ा गुस्सा था। लेकिन इसके बावजूद भी यूएसए के अंदर ही सदाओ के जो प्रोफेसर थे ह्यूमन एनाटॉमी के, सर्जरी के, मेडिसिन के, उन्होंने किसी भी तरह से कोई लैकनेस, कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं दिखाई अपने उस ज्ञान को देने में, जिस ज्ञान का हकदार वो सभी को मानते थे। और दूसरी बात, यूएसए के अंदर ही जब उसको कहीं पर भी रेंट से कोई रूम नहीं मिला, तो एक बूढ़ी सी सज्जन महिला ने उसको अपने घर में शेल्टर दिया था, और जब वो बीमार पड़ गया था तो उस महिला ने उसकी सेवा ठीक वैसे करी थी जैसे उसकी माँ करती है। उन हालातों के बावजूद जो वहां पर जापानीज लोगों के अगेंस्ट में थे, तो अच्छाई के बीज सदाओ के मन में उनके मेंटोर्स ने और उस लैंड लेडी ने बोए थे, और वो बोए हुए बीज आज अच्छाई का एक ऐसा पेड़ बन चुके थे, जिस पेड़ की छाया में जब टॉम आया
तो उसे ना सिर्फ सुकून मिला, ना सिर्फ राहत मिली, ना सिर्फ जान बची, बल्कि वो वहां से इंसानियत का एक पार्ट भी सीख करके गया कि डॉक्टर का फर्ज तो क्या होता है और इसके साथ साथ इंसानियत क्या होती है। दुश्मनियां तो जो है आज है कल नहीं है, लेकिन इंसानियत सदा थी है और रहेगी, और किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानव मात्र की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, भले ही वो आपका दोस्त हो चाहे कोई जानी दुश्मन। इन शब्दों के साथ मैं अपने चैप्टर को एंड करता हूं। हम फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर की समरी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।